क्लासरूम में बच्चों से कहा कि बच्चों कसम खाओ जीवन में कभी शराब नहीं पियोगे। तो सारे बच्चों ने कसम खाई। सुनना तकी जी, सारे बच्चों ने कसम खाई कि शराब नहीं पियेंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ कि कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देखकर पीछे नहीं घूरोगे। उस बच्चों ने कसम खाई नहीं घूरेंगे। अब मेरा मामला बन गया था दिलीप तिवारी जी, और मैंने कहा कि अब कसम खाओ कि वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। तो सारे लड़के कहने लगे शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे। कि श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब हास्य की बौछार करे, श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब हास्य की बौछार करे, तो काव्य जगत के उस योगी की विजय श्री मनुहार करे, जो अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है। ये वो कवि है जो कवियत्री का मजा देता है। डॉक्टर जैन साहब। बच्चे आजकल बहुत टैलेंटेड है साहब। वो तो एक मैथ के टीचर ने बच्चे से कहा कि बच्चों ये बताओ कि माना तुम्हारे एक हाथ में 5 केले, दूसरे हाथ में 5 केले, तो कुल कितने केले हुए? तो बेटा 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 कि तुम्हारे स्कूल के बच्चे नहीं है। तो बच्चों ने कहा ऐसा है गुरुजी, हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि यार मैथ के सवाल में माना जाता है, माना 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 कि तुम्हारे एक हाथ में 5 केले, दूसरे हाथ में 5 केले, तो कुल कितने केले हुए? तो लड़के ने कहा 15। तो गुरुजी ने कहा 5 और 5 10 होते हैं, 15 नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम? पहले गुरुजी जब हमने मान लिया तो आप भी मान लो 15 थे। तो ये वो बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए आइए, मैं अपने काव्य पाठ के क्रम में हूँ कि वो हंसी, आप सबने देखा होगा कि हंसना हंसाना बड़ा कठिन काम है। कि वो हंसी की देवी, ठहाकों की महारानी, शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप तो गजब ढाती हो, जिन बातों पर आती है हमें शर्म उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए ताली बजाने का। बुरी बात समझ लीजिए। मैं जानता हूँ आप सब बुद्धिजीवी श्रोता है रुद्रपुर के, अर्चना पूरन सिंह तो है नहीं जो बिना बात पर खेल खिलाए। तो हंसी की देवी, ठाकों की महारानी, शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई, उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप तो गजब ढाती हो, जिन बातों पर आती है हमें शर्म उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली मैं अपने अंदाज को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूँ, मुस्कुराने के मिलते हैं पैसे, इसीलिए हंसी का दामन ओढ़ लेती हूँ। तो साहब वहाँ पर वो आपका कॉमेडी सर्कस हो या आपके कितने भी कपिल शर्मा का शो हो, वहाँ पर एक्चुअली में होता है प्री मैच्योर ऑडियंस, और उसके बाद होती है वहाँ पर एडिटिंग, उसके बाद छनकर हंसकर निकल के आती है हंसी। यहाँ तो हम आपके सामने लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है? क्या किसी गरीब के पेट पर लात मारने में आपको मजा आता है? वैसा ही कह रहा हूँ भाई, हमारी दिक्कत है कि आप फ्री में बैठे हुए हैं और हमें हंसाना है। आप हंसे तो ठीक, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। सही कह रहा हूँ। मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ, आप लोगों को मैं जानकारी पूरी दे दूँ। मैं यहाँ कॉलेज गदरपुर में टीचर भी हूँ, और मेरे जैसा हाथ से कभी टीचर हो, हिंदी का अध्यापक हूँ। वो एक बार क्या हुआ, मैथमेटिक्स के टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप जो मैथ पढ़ा दो। अच्छा, मैं हिंदी का अध्यापक, मैथ मुझे आती नहीं है। अब प्रिंसिपल का आदेश भी मानना था, मैं क्लास में चला गया। लेकिन हम लोगों ने वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का मैथ सबने सॉल्व किया था, मुझे थोड़ी सी याद है। मैंने क्लासरूम में जाके कहा कि बच्चों एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी हो? अब मैं पूरा सवाल भूल गया था साहब, मैंने सवाल ऐसे ही कर दिया और सारे बच्चे हैरान परेशान। एक रेलगाड़ी 140 घंटे की किलोमीटर से दौड़ रही है, तो शिक्षक की उम्र से क्या मतलब? मगर एक लड़का खड़ा हुआ साहब, वो खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी मैं बताऊं? मैंने कहा शाबाश, कम से कम एक ने तो हिम्मत की। उसने कहा आपकी उम्र 40 साल है। अच्छा, उस वक्त मोहन जी, उस वक्त 40 साल ही मेरी उम्र थी। मैंने कहा शाबाश बेटा, ये बताओ तुमने कौन सा फार्मूला लगाया, कौन सा गणित का ऐसा सूत्र निकाला कि मेरी उम्र सही बता दी? तो लड़के ने कहा कि सर हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी उम्र 20 साल है, सब लोग उसे आधा पागल कहते हैं। अब अगर बात समझ में आ जाए तो एक बार मैंने तो बस जस्ट डबल कर दिया है। सही कह रहा हूँ,
लेकिन देखिए आप कितनी परेशानी है, उसके बावजूद भी मुझे मैथ पढ़ाना ही था क्योंकि प्रिंसिपल का आदेश था। अब मैंने दूसरा सवाल किया बच्चों से, मैंने कहा बच्चों, माना ए किसी खेत को 5 दिन में जोत लेता है, बी उसी खेत को 3 दिन में जोत लेता है, तो ए और बी मिलकर के जोतेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे? आप सबने जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का मैथ सबने सॉल्व किया है, और ये सवाल इस बार सही था, मगर बच्चे भाई साहब, बच्चे तो आजकल के होशियार है। वो एक लड़का फिर खड़ा हो गया, बोले सर ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, आप लोग जो है ए और बी से ही खेत जोतवाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए और बी अब खेत नहीं जोतेंगे, उन्होंने बना लिया है संगठन। अब वो लड़ेंगे चुनाव और जीत गए तो बनेंगे इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री, और फिर आपसे पूछेंगे आप यहाँ पढ़ाने आते हैं या खेत जुतवाने? तो सही कह रहा हूँ कि एक दिन क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों सहित काश्मीरी सेब का कोई चित्र बनाओ, मगर मेरी मारी गई उस वक्त मती जब एक बालक बनाकर लाया नाशपति। मैंने कहा यार, जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा? लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। वैसे भी मार्केट में सेब है कहाँ, ठेले पर तो नाशपाती सज रहे हैं। सेब का तो निकल गया जूस और पतंजलि वाले बाबा उसे लीटरों में बेच रहे हैं। तो मैंने कहा यार वो पतंजलि, मैंने कहा सेब और वो भी लीटर में, बात समझ में नहीं आई। मगर अब की बार जो उस लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की टिप्पणी नहीं करूंगा, बात अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और कवि सम्मेलन को शुरुआत कर देना। मैंने कहा सेब और वो भी लीटर में, तो लड़का बोला कि सर जब आटा लीटर में मिल सकता है तो सेब ने क्या अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? आइए, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। आपने अभी पाकिस्तान की बात सुनी है, हमारे तकी वाजपेयी जी पाकिस्तान को निपटाते खुद ही निपट गए। अब देख रहे हो आप बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं, हास्य का कभी भी पाकिस्तान और चाइना को निपटा सकता है, मगर हमारे तरीके थोड़े अलग हैं। वो मैं कह रहा हूँ, 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन भी था, रुद्रपुर का भी ट्रांजिट कैंप का, समझ लेना बात को आप। तो एक बियर पीने के बाद पाकिस्तानी ने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और उस गिलास को हवाई फोड़ते हुए कहा, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारा स्टाइल है, जिस गिलास में एक बार पी लेते हैं दोबारा इस गिलास को हाथ नहीं लगाते। अच्छा, अब चाइनीज की बारी आई, उसे भी कुछ करना था। उसने बियर की बोतल को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और उसने कहा, हम चाइनीज लोग हैं, हमारा अंदाज है, जिस बियर की बोतल से एक पैक पी लेते हैं दोबारा इस बियर की बोतल को हाथ नहीं लगाते। अब बारी आई इंडियन की, इंडियन था ट्रांजिट कैंप का, उसे कुछ करना था। उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को गोली से भूनते हुए कहा, जिसके साथ हम बैठ लेते दोबारा नहीं बैठते। सही कह रहा हूँ भाई साहब, तो ऐसा नहीं, हाथ से कभी भी पाकिस्तान और चाइना को निपटा सकता है, तो ऐसा नहीं है हाथ से कभी भी पाकिस्तान और चाइना को निपटा सकता, हमारे थोड़े तरीके अलग है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं है पाकिस्तान और चाइना, आप सब जानते हो एक पिद्दी सा देश और एक वो देश जिनकी पिद्दी सी आंखें, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक दिन मैंने क्लासरूम में बच्चों से कहा कि बच्चों कसम खाओ जीवन में कभी शराब नहीं पियोगे, तो सारे बच्चों ने कसम खाई। सुनना तकी जी, सारे बच्चों ने कसम खाई कि शराब नहीं पियेंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ कि कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, सारे बच्चों ने कसम खाई सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देखकर पीछे नहीं घूरोगे, उस बच्चों ने कसम खाई नहीं घूरेंगे। अब मेरा मामला बन गया था दिलीप तिवारी जी, और मैंने कहा कि अब कसम खाओ कि वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। तो सारे लड़के कहने लगे शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ। ऐसा हम लोग भी कार्यक्रम करते हैं, हमारा तरीके थोड़े से अलग है, हम भी वीर रस की भावना जगा सकते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान की फौजियों का उतना रक्षा बजट नहीं है पाकिस्तान का, जितना हमारे यहाँ आबकारी विभाग की कमाई होती है साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारे तरीके थोड़े अलग है। मैं हाथ से कभी अगर मोहब्बत की बात करें तो क्या हो जाता है, देखना कि वैलेंटाइन में किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज, FB पर नित्य नित्य बदलती पोज,
जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। ये मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया। देखिए शब्दावली देखिए, बिल्कुल टेक्निक कविता लिखता हूँ मैं, ऐसी वैसी कविता नहीं लिखता हूँ कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार। वो मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और अगली पंक्ति दिलीप अधिकारी जी को समर्पित कि प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। सही कह रहा हूँ भाई साहब, हमको ऐसे हास्य कभी हम मोहब्बत भी करते हैं तो अफसाना बन जाता है। उठा दिया प्रोग्राम भाई साहब। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जीवन में हमने भी मोहब्बत की थी, प्रदीप शाह जी को मालूम है, और सच्ची मोहब्बत की थी। और लड़की से जाकर कहा था कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल अंधकारमय। अच्छा लड़की स्मार्ट थी साहब, वो पूछ बैठी हाउ मच डार्क। अब दिलीप अधिकारी जी मुझे प्रैक्टिकली दिखाना था कितना अंधेरा। मैं उसे एक अंध बंद कमरे में लेकर गया, उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी और उस बंद अंधेरे कमरे में ले जाकर पट्टी उतारते हुए कहा कि प्रिय इस कमरे में जितना घना अंधेरा है तुम्हारे बिना मेरा जीवन उतना ही अंधकारमय। कितनी सच्ची बात कही मैंने भाई साहब। और मुझे लगा लड़की मेरी फीलिंग समझ गई होगी। बाहर लेके आया, लड़की स्मार्ट थी, बोली जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को बंद कमरे में ले जाकर अंधकार की परिभाषा समझाए उसके जीवन में कभी उजाला आ ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने मोहब्बत की नहीं साहब, मैंने डायरेक्ट शादी की। अब हमें क्या मालूम था कि लव मैरिज में आदमी अपनी प्रेमिका से शादी करता है और अरेंज मैरिज में दूसरों की। और शादी की पहली रात को मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कवि के जीवन में है क्या, कल्पना, साधना, प्रेरणा, पूजा, यही सब है हमारे जीवन में। तो पहली रात को ही अपने श्रीमती जी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो। इतना ही कहा था भाई साहब कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो। थोड़ी थोड़ी सी जब तालियों की रफ्तार बढ़ाइए तो मैं आगे बढ़ूं कि तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुरेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने आज प्रदीप शाह जी की आत्मकथा का चित्रण कर दिया है। तो श्रीमती चालिए तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुरेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा ये प्रकाश तक तो मामला ठीक है, मगर विकास तुम्हें कहाँ मिल गया? विकास तो पिछले 75 साल से इस देश में पैदा होने की कोशिश में है। अब सटार तक पहुंचना, अब कविता तक जुड़ जाना। मैंने कहा वो एक नेताजी आए, भाषण दिया कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो गली से एक चाची निकल कर आई, बोले आपने पिछली बार भी कहा था विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। तो दिक्कत हो जाती है। अब जुड़ जाना मेरे कविता के साथ कि शहर के किसी चौराहों पर विकास एक दिन पकड़ा गया और ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। अब सुनना, कविता से जुड़ जाना। सही कह रहा हूं मैं, हंसने हंसाने के लिए मैं आधा घंटे काम कर सकता हूं। तब कहना पड़ता है कि किसी ने कहा है कि या तो दीवाना हंसे या फिर जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। तब कहना चाहता हूं कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो कल का बच्चा है, अभी अभी चुनावी रैली से पैदा हुआ है और सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे जल्दी है। कविता से जुड़ जाना साहब, ये रुद्रपुर की धरती है। मैं जानता हूं जितना आप हास्य सुनते, लाफ्टर सुनते, उतनी कविताओं को भी सुनना जानते हैं आप लोग। कि विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोले देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। विकास ने कहा मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला
मैं धन्य हो गया। मैंने हिंदुस्तान में इतनी कविताएं पढ़ी, इस कविता को इतनी तालियां, इतना प्यार, इतना स्नेह इस कविता को इतनी नहीं मिली जितनी इस ट्रांजिट कैंप के वुडलैंड एकेडमी स्कूल में मिली है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला और जेब से रसीद बुक निकाल दिखाते हुए कहा कि बेटा बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार, जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तू मासूम है, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अरे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।